हेलो दोस्तों, कैसे हो? एकदम सही जगह पाए हो। आज दोस्तों हम लोग करने वाले हैं सामान्य ज्ञान वाला सेक्शन, ठीक है। जिसे दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे दोस्तों हम लोग जीके बोलते हैं, ठीक है। और दोस्तों जो स्टूडेंट आज पहली बार आए हैं उनको मैं बता देता हूं कि मेरा नाम है सौरभ, और दोस्तों मैं आप लोगों को करा रहा हूं डीएसएसबी के प्रीवियस ईयर पेपर प्लस दोस्तों करंट ईयर पेपर। तो दोस्तों आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग दोस्तों अपनी जर्नी को मेरे साथ स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। और दोस्तों मेरे साथ जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ठीक है। दोस्तों सब्सक्राइब करना आपकी मर्जी है। अगर दोस्तों आपको अच्छा लगे तो दोस्तों सब्सक्राइब करना है, अदरवाइज दोस्तों आपको सब्सक्राइब करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारी आज की क्लास का। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है मेहरानगढ़ किला भारत के किस राज्य में स्थित है। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि ये जो मेहरानगढ़ किला है वो भारत के कौन से राज्य में स्थित है। तो दोस्तों याद रखना, ये जो मेहरानगढ़ किला है ये राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में, ठीक है। और दोस्तों राजस्थान के किस शहर में है? तो दोस्तों ये है जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में दोस्तों, ठीक है। याद रखोगे। अगर दोस्तों ऑप्शन में राजस्थान है तो राजस्थान टिक कर दो, अगर जोधपुर लिखा है तो जोधपुर क्लिक कर दो, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे राज्य बोला है तो क्या होगा, राजस्थान होगा यहाँ पे, ठीक है। अब दोस्तों ऑप्शन में चेक करो कहाँ पर राजस्थान दे रखा है। फर्स्ट में रखा है गुजरात, गलत हो गया। सेकंड में झारखंड, गलत हो गया। थर्ड में लिखा है राजस्थान। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों यहीं पे लिखा है राजस्थान। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है बुर्र कथा किस राज्य का क्षेत्रीय संगीत है। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि ये जो बुर्र कथा है वो किस राज्य का क्षेत्रीय संगीत है, मतलब कि रीजनल म्यूजिक है। तो दोस्तों याद रखना, बुर्र कथा जो क्षेत्रीय संगीत है वो है आंध्र प्रदेश का। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का दोस्तों रीजनल म्यूजिक है, ठीक है, आंध्र प्रदेश। आप दोस्तों चेक करो किस ऑप्शन में आंध्र प्रदेश दे रखा है। जिस ऑप्शन में दे रखा है वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। अच्छा, अब दोस्तों सेकंड ऑप्शन में लिखा है केरल। क्या लिखा है? केरल। तो दोस्तों केरल का जो क्षेत्रीय संगीत है वो है भुट्टा। क्या है? भुट्टा है, ठीक है। और दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड में लिखा है उड़ीसा, और उड़ीसा का जो क्षेत्रीय संगीत है वो है दोस्तों दास कथा। क्या है? दास कथा है, ठीक है। और दोस्तों लास्ट ऑप्शन में लिखा है असम। क्या लिखा है? असम। तो दोस्तों असम का जो लोकप्रिय संगीत है वो है बिहू। क्या है? बिहू, BIHU, ठीक है। दोस्तों याद रखोगे चारों के चारों, आंध्र प्रदेश का जो लोकप्रिय संगीत है वो है बुर्र कथा, और केरल का है भुट्टा, और दोस्तों उड़ीसा का है दस कथा, और दोस्तों असम का क्या है, बिहू है, ठीक है, BIHU। क्लियर है? आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपको अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। तो दोस्तों आंसर क्या निकल के आया था? आंसर निकल के आया था ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड अच्छे से क्लियर हुआ है तो दोस्तों आप लोग क्या करोगे, आप लोग दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलोगे, ठीक है। अगर दोस्तों आपको अच्छा लगता है तो, अदरवाइज आपको कोई फोर्स नहीं है सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है। अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी यूज्ड बाय RBI। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि इन तीनों में से कौन सी मॉनेटरी पॉलिसी है जो यूज की जाती है RBI के द्वारा। मॉनेटरी पॉलिसी को दोस्तों हिंदी में बोलते हैं मौद्रिक नीति। क्या बोलते हैं? मौद्रिक नीति बोलते हैं। मतलब कि इन तीनों में से कौन सी मौद्रिक नीति है जो RBI द्वारा यूज की जाती है, ठीक है। तो दोस्तों फर्स्ट में लिखा है SLR। क्या लिखा है? SLR। तो दोस्तों SLR की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है स्टेचुरी, लिख देता हूं यहाँ पे, स्टेचुरी, ठीक है, लिक्विडिटी, लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं दोस्तों इसको वैधानिक तरलता अनुपात। क्या बोलते हैं? वैधानिक तरलता अनुपात।
अब दोस्तों वैधानिक तरलता अनुपात होता क्या है? तो दोस्तों याद रखना कि आरबीआई द्वारा एक पॉलिसी बनाई जाती है, एक रूल बनाया जाता है कि जितनी भी कमर्शियल बैंक्स हैं, इनके पास जितना भी पैसा डिपॉजिट हो रहा है, कमर्शियल बैंक के पास जितना भी पैसा डिपॉजिट हो रहा है, उसका कुछ परसेंटेज कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना होगा। बाकी का बचा हुआ वो लोन पर दे सकते हैं। मतलब कि जितना पैसा कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट हुआ है, उसका कुछ परसेंटेज कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना होगा, बाकी का बचा हुआ लोन पर वो दे सकते हैं, ठीक है? ये किसके द्वारा पॉलिसी बनाई गई है? ये बनाई गई है आरबीआई के द्वारा। और दोस्तों इस पॉलिसी के द्वारा देश में महँगाई और मंदी को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है? आप लोगों ने दोस्तों क्लास 11th में पढ़ा होगा इसके बारे में, कहाँ पढ़ा होगा? क्लास 11th और 12th की इकोनॉमिक्स की जो बुक है, वहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने इन पॉलिसी के बारे में डीपली में पढ़ा होगा, ठीक है? अगर दोस्तों आप लोगों ने डीपली में नहीं पढ़ा है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आप लोगों को मॉनेटरी पॉलिसी अच्छे से पढ़ा दूँगा, ठीक है? फिलहाल दोस्तों इसमें इतना ही समझा सकता हूँ क्योंकि ज़्यादा समझाऊँगा तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पे खत्म हो जाएगी, ठीक है? बाकी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएँगे, ठीक है? फिलहाल दोस्तों आपको इतना याद रखना है, एसएलआर क्या होता है? एसएलआर होता है कि कमर्शियल बैंक के पास जितना भी पैसा डिपॉजिट हुआ है, उसका कुछ परसेंटेज कमर्शियल बैंक अपने पास रखेगी, बाकी का बचा हुआ पैसा बैंक लोन पर उठा देगी, ठीक है? क्लियर हो गया? और इस पॉलिसी को क्या बोलते हैं? इस पॉलिसी को बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं, ठीक है? अच्छा, अब दोस्तों सेकंड में लिखा है एमएसएस, क्या लिखा है? एमएसएस। अब दोस्तों एमएसएस की फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म है मार्केट, याद रखना, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्टेबलाइजेशन, ठीक है? स्कीम, स्टेबलाइजेशन स्कीम इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है? अच्छा, जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया होगा, यहाँ पे लिखा है मार्केट, क्या लिखा है? मार्केट मतलब कि बाज़ार। अब दोस्तों मार्केट में क्या होता है? मार्केट में दोस्तों सेल होती है और क्या होता है? परचेस होता है, मतलब कि कोई सामान बेच रहा है और कोई सामान खरीद रहा है, ठीक है? तो दोस्तों इसके अंदर भी सामान बेचा जाएगा और सामान खरीदा जाएगा। मतलब कि दोस्तों इस मार्केट में असेट्स को सेल और परचेस किया जाता है, ठीक है? और दोस्तों किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों गवर्नमेंट के द्वारा इस मार्केट में असेट्स को सेल और परचेस किया जाता है। मतलब कि दोस्तों एमएसएस क्या है? एक मॉनेटरी पॉलिसी है, जो दोस्तों किसके द्वारा बनाई गई है? ये दोस्तों बनाई गई है आरबीआई के द्वारा, मतलब कि आरबीआई की ही मॉनेटरी पॉलिसी है क्या? एमएसएस, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, ठीक है? इसके अंदर क्या किया जाता है? इसके अंदर दोस्तों असेट्स को सेल और परचेस किया जाता है, ठीक है? आई होप दोस्तों ये भी आपको समझ में आई होगी, ठीक है? इसका मतलब है कि फर्स्ट भी हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है और दोस्तों सेकंड भी हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है, ठीक है? अब दोस्तों लास्ट में लिखा है कॉरिडोर, क्या लिखा है? कॉरिडोर। इसमें क्या होता है? इसमें दोस्तों आरबीआई चीज़ों को मैनेज करती है, क्या करती है? मैनेज करती है। मतलब कि दोस्तों ये तीनों हमारी मॉनेटरी पॉलिसी हैं, जो दोस्तों यूज़ की जाती हैं आरबीआई के द्वारा। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या बनेगा? तो दोस्तों हमारा आंसर बनेगा फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है और थर्ड भी सही है, ठीक है? अब दोस्तों चेक करो किस ऑप्शन में ऐसा दे रखा है। तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है फर्स्ट एंड सेकंड, गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन में लिखा है सेकंड एंड थर्ड, ये भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन में लिखा है फर्स्ट एंड थर्ड, ये भी गलत हो गया। और लास्ट ऑप्शन में दोस्तों लिखा है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। इसका मतलब है दोस्तों कि लास्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्यों? क्योंकि दोस्तों फर्स्ट भी हमारा मॉनेटरी पॉलिसी था, सेकंड भी हमारी मॉनेटरी पॉलिसी थी और थर्ड भी दोस्तों क्या थी? मॉनेटरी पॉलिसी थी। इस वजह से इसका जो आंसर निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर 4 निकल के आ रहा है, ठीक है? आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है, ठीक है? तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग एनएनपी। मतलब कि दोस्तों एनएनपी के संबंध में इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? अगर दोस्तों मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो ये पूछना चाहता है कि एनएनपी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो दोस्तों याद रखना एनएनपी निकालने का सबसे आसान तरीका होता है जीएनपी में से, किसमें से? जीएनपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो, दोस्तों क्या निकल के आ जाएगा? तो दोस्तों निकल के आ जाएगा एनएनपी निकल के
आ जाएगा। दोस्तों डेप्रिसिएशन को हिंदी में बोलते हैं मूल्यह्रास। क्या बोलते हैं? मूल्यह्रास बोलते हैं। ठीक है। जिन स्टूडेंट्स ने क्लास 11th और 12th में इकोनॉमिक्स को पढ़ा है उनको पता होगा कि एनएनपी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया है इकोनॉमिक्स से। कहां से? अर्थशास्त्र। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। अब दोस्तों चेक करो किस ऑप्शन में ऐसी कहानी बन रही है। जिस ऑप्शन में बन रही है वही हमारा आंसर हो जाएगा और जिसमें नहीं बनेगी वो हमारा गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है जीएनपी प्लस डेप्रिसिएशन। क्या लिखा है यहाँ पे? प्लस। और दोस्तों मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? मैंने दोस्तों माइनस का साइन लगाया। इसका मतलब है कि फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। ठीक है। आप दोस्तों सेकंड ऑप्शन चेक करेंगे कि जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन कहां पर है। तो दोस्तों सेकंड ऑप्शन में लिखा है जीएनपी माइनस में डेप्रिसिएशन। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है। एनएनपी निकालते टाइम क्या चीज? एनएनपी निकालते टाइम दोस्तों जीएनपी में से हम माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन। तो दोस्तों हमारा क्या निकल के आ जाएगा? हमारा निकल के आ जाएगा एनएनपी निकल के आ जाएगा। ठीक है। इस संबंध में दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो गया? सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है। आई होप दोस्तों ये चीज भी आपको समझ में आई होगी। अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। ठीक है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है। एटॉमिक नंबर को दोस्तों हिंदी में बोलते हैं परमाणु क्रमांक। क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक बोलते हैं। ठीक है। तो दोस्तों क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 17। कितना होता है? 17 होता है। ठीक है। आप दोस्तों चेक करो किस ऑप्शन में 17 दे रखा है। जिस ऑप्शन में दे रखा है वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो चेक करते हैं ऑप्शंस को। तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन में ही लिखा है 17। कितना लिखा है? 17। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है। अब दोस्तों सेकंड ऑप्शन में इन्होंने लिखा है 19। कितना लिखा है? 19। तो दोस्तों 19 एटॉमिक नंबर होता है पोटेशियम का। किसका होता है? पोटेशियम का दोस्तों एटॉमिक नंबर होता है 19। ठीक है। अच्छा अब दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड में लिखा है 15। कितना लिखा है? 15। तो दोस्तों 15 एटॉमिक नंबर होता है फोस्फोरस का। किसका होता है? फोस्फोरस का होता है। ठीक है। याद रखना दोस्तों, मैं सारी चीजें आपको क्लियर करा के चल रहा हूँ। ठीक है। ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो लास्ट में। ठीक है। अच्छा अब दोस्तों लास्ट ऑप्शन में लिखा है 13। कितना लिखा है? 13। तो दोस्तों 13 एटॉमिक नंबर होता है एल्यूमिनियम का। किसका होता है? एल्यूमिनियम का होता है। ठीक है। यहाँ पे दोस्तों मैंने लिख दिया है, आप लोग लिख लेना अपने नोटबुक पे। ठीक है। ताकि आपके एग्जाम में अगर आ जाए तो आप लोग अच्छे से कर सको। ठीक है। तो दोस्तों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व कर लिया और इसका आंसर क्या निकल के आया था? इसका आंसर निकल के आया था ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मतलब कि 17 निकल के आया था। क्लियर है। अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो दोस्तों याद रखना मछली के हृदय में टोटल 2 कक्ष होते हैं। कितने होते हैं? 2 कक्ष होते हैं। ठीक है। अब दोस्तों चेक करो किस ऑप्शन में 2 दे रखा है। जिस ऑप्शन में दे रखा है वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है। तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है 3, गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन में लिखा है 4, ये भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन में लिखा है 2। क्या लिखा है? 2। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो गया? हमारा सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है। मछली के हृदय में टोटल कितने कक्ष होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो गया? सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है। अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 डायरेक्ट पूछ रखा था। इसमें ऑप्शन में समझाने लायक कुछ भी नहीं है, इसलिए दोस्तों हम ऑप्शंस को नहीं समझा रहे हैं। जो क्वेश्चन दोस्तों डायरेक्ट हैं, जिनमें समझाने वाला कुछ भी नहीं है, उसमें दोस्तों मैं कुछ भी नहीं समझा रहा हूं और जिसमें समझाने लायक है वो दोस्तों सारे के सारे ऑप्शंस में समझा के चल रहा हूं आप लोगों को। ठीक है। तो अगर दोस्तों आपको समझ में आ रहा है, अगर दोस्तों आपको समझ में आ रहा है तो दोस्तों इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करोगे। ठीक है। अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। मतलब कि दोस्तों आपके पास स्टेटमेंट है और दोस्तों आपको बताना है कि वो स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है। ठीक है। तो दोस्तों फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा है
मायोपिया कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ कन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल पावर। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि जो मायोपिया होता है उसे दोस्तों करेक्ट किया जा सकता है किसके द्वारा? कन्वेक्स लेंस के द्वारा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि मायोपिया होता क्या है। तो दोस्तों मायोपिया का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष। क्या होता है? निकट दृष्टि दोष। मतलब कि इसके अंदर दोस्तों आपको पास की चीजें तो दिखाई देती हैं, लेकिन दोस्तों दूर की चीजें आपको नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं दोस्तों मायोपिया, जिसके अंदर क्या होता है, पास की चीजें आपको दिखाई देती हैं, लेकिन दोस्तों दूर की चीजें आपको दिखाई नहीं देती, मतलब कि धुंधली धुंधली दिखाई देती हैं। ठीक है, और दोस्तों मायोपिया को ठीक किया जा सकता है कनकेव लेंस के द्वारा। किसके द्वारा? कनकेव लेंस के द्वारा दोस्तों इसे ठीक किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है कन्वेक्स। इसका मतलब है कि फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारी? गलत है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है कन्वेक्स। क्या लिखा है? कन्वेक्स। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? यहाँ पे होना चाहिए था कनकेव लेंस। क्या होना चाहिए था? कनकेव होना चाहिए था। ठीक है, इस वजह से दोस्तों क्या है, ये गलत है। ठीक है, अब दोस्तों रीड करते हैं सेकंड स्टेटमेंट। तो दोस्तों ये रही सेकंड स्टेटमेंट। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है हाइपरमेट्रोपिया कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ कनकेव लेंस ऑफ सुटेबल पावर। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है किसके द्वारा? कनकेव लेंस के द्वारा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हाइपरमेट्रोपिया होता क्या है। तो दोस्तों हाइपरमेट्रोपिया का मतलब होता है दूरदृष्टि दोष। क्या होता है? दूरदृष्टि दोष। इसमें क्या होता है दोस्तों? इसके अंदर दोस्तों आपको दूर की चीजें दिखाई देती हैं, लेकिन दोस्तों जो चीजें आपके पास में होती है, निकट में होती हैं, वो चीज दोस्तों आपको अच्छे से दिखाई नहीं देती, मतलब कि धुंधली धुंधली टाइप की दिखाई देती है। ठीक है, तो दोस्तों इस बीमारी को बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। क्या बोलते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। और दोस्तों इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है कन्वेक्स लेंस के द्वारा। किसके द्वारा? कन्वेक्स कन्वेक्स लेंस के द्वारा दोस्तों इसे ठीक किया जा सकता है। ठीक है, और दोस्तों कन्वेक्स लेंस को दोस्तों हिंदी में बोलते हैं उत्तल लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस बोलते हैं। ठीक है, कन्वेक्स लेंस को दोस्तों हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे दोस्तों लिखा है कनकेव लिखा है। क्या लिखा है? कनकेव। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? यहाँ पे होना चाहिए था दोस्तों कन्वेक्स होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे कन्वेक्स नहीं है, इसका मतलब है कि दोस्तों सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी गलत है। तो दोस्तों इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 4, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड। मतलब कि ना ही दोस्तों फर्स्ट स्टेटमेंट सही है और दोस्तों ना ही सेकंड स्टेटमेंट सही है। ठीक है, आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपको समझ में नहीं आया है तो आप क्या करोगे, क्लास को थोड़ा सा पीछे करके देखना, आपको 100% दोस्तों समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ फाइबर क्रॉप। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि आपके पास कुछ ऑप्शंस होंगे और दोस्तों उन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन ऐसा होगा जो फाइबर क्रॉप्स नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फाइबर क्रॉप्स होता क्या है। तो दोस्तों फाइबर क्रॉप्स एक ऐसी फसलें होती हैं जिन्हें दोस्तों खाया नहीं जा सकता है। क्या नहीं कर सकते हैं? जिन्हें दोस्तों खाया नहीं जा सकता है। ठीक है, वो सभी की सभी दोस्तों क्या कहलाएंगी? फाइबर क्रॉप्स कहलाएंगी। ठीक है, फिलहाल दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है कि ऐसी फसलें बताओ जो फाइबर क्रॉप्स नहीं है। क्या नहीं है? फाइबर क्रॉप्स नहीं है। ठीक है, तो अब दोस्तों ऑप्शंस को चेक करते हैं और इसका आंसर निकालते हैं। ठीक है, तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है कॉटन। क्या लिखा है? कॉटन। दोस्तों कॉटन को भी हम लोग खा नहीं सकते हैं, इस वजह से दोस्तों कॉटन क्या है हमारी? कॉटन दोस्तों हमारी फाइबर क्रॉप्स है। ठीक है, और दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन ने पूछा है कि ऐसी फसलें बताओ जो फाइबर क्रॉप्स नहीं है, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन में क्या है? कॉटन। तो दोस्तों कॉटन क्या है हमारी? फाइबर क्रॉप्स है। इस वजह से दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो गया हमारा? गलत हो गया। ठीक है, अब दोस्तों सेकंड ऑप्शन में क्या लिखा है? तो दोस्तों सेकंड ऑप्शन में लिखा है जूट। तो दोस्तों जूट भी हमारी क्या हो गई? फाइबर क्रॉप्स हो गई। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसे भी हम नहीं खा सकते हैं। थर्ड ऑप्शन में लिखा है हेम्प। क्या लिखा है? हेम्प। दोस्तों हेम्प भी हमारी क्या है? फाइबर क्रॉप्स है, क्योंकि दोस्तों हेम्प को भी हम लोग खा नहीं सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर थर्ड भी क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी गलत है, ऑप्शन नंबर सेकंड भी गलत है और ऑप्शन नंबर थर्ड भी गलत है। ठीक है, अब दोस्तों हमारे पास बचा है लास्ट ऑप्शन, जिसमें क्या लिखा है? जिसमें दोस्तों लिखा है
शुगर कैन क्या लिखा है, शुगर कैन लिखा है। तो दोस्तों शुगर कैन मतलब क्या होता है, शुगर कैन का मतलब होता है गन्ना, क्या होता है, गन्ना। और दोस्तों गन्ने को आप लोग खा सकते हो, इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्यों, क्योंकि दोस्तों शुगर कैन फाइबर क्रॉप्स नहीं है, इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया, सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, क्लियर है। अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुहाना बनाती है, क्या बनाती है, मुहाना बनाती है। अब दोस्तों मुहाना का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों मुहाना का मतलब होता है कि ऐसी नदियां जिनका पानी समुद्र से मिलता है, जिनका पानी समुद्र में जाकर के मिल जाता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं मुहाना। तो दोस्तों आपको बताना है कि इन चारों नदियों में से कौन सी ऐसी नदी है जिसका पानी समुद्र से मिल जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है नर्मदा, क्या लिखा है, नर्मदा। तो दोस्तों नर्मदा नदी का पानी कहाँ मिलता है, समुद्र में जाकर के मिल जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि बर्थ रेट और डेथ रेट का जो डिफरेंस होता है उसे क्या बोलते हैं। तो दोस्तों उसे बोलते हैं नेचुरल, याद रखना, नेचुरल ग्रोथ रेट बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं दोस्तों इसे प्राकृतिक वृद्धि दर, क्या बोलते हैं, प्राकृतिक वृद्धि दर बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, आप दोस्तों चेक करो किस ऑप्शन में ऐसा लिखा है, मतलब कि नेचुरल ग्रोथ रेट किस ऑप्शन में दे रखा है। जिस ऑप्शन दोस्तों दे रखा है वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है नेचुरल ग्रोथ रेट, क्या लिखा है, नेचुरल ग्रोथ रेट। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो गया, सही आंसर हो गया है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों कुछ नहीं करना था, बर्थ रेट और दोस्तों डेथ रेट मतलब कि जन्म दर और मृत्यु दर का जो डिफरेंस होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं नेचुरल ग्रोथ रेट। और दोस्तों हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक वृद्धि दर, क्या बोलते हैं, प्राकृतिक, मैं लिख देता हूं प्राकृतिक, हिंदी वालों के लिए भी प्राकृतिक वृद्धि दर बोलते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ और दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या बना था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट मतलब कि नेचुरल ग्रोथ रेट। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 11, क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है ब्रह्मो समाज वॉज फाउंडेड बाय। मतलब कि दोस्तों ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों याद रखना ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी राजा राजा राम राजा राम मोहन रॉय ने। किसने की थी, राजा राम मोहन रॉय ने दोस्तों ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी। यहाँ पे दोस्तों ब्रह्मा लिखा है, गलत है, यहाँ पे ओ लकी मात्रा आ जाएगी, मतलब ब्रह्मो हो जाएगा। ठीक है, ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन रॉय ने की थी। ठीक है, अब दोस्तों चेक करो किस ऑप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है दयानंद सरस्वती, गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन में लिखा है दोस्तों राजा राम मोहन रॉय, इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो गया हमारा सही आंसर हो गया है इस क्वेश्चन का। ठीक है, कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन था और दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 12, क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है हैदर और टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ डैश युद्ध लड़े। मतलब कि दोस्तों ये कहना चाहता है कि हैदर और टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कितने युद्ध लड़े थे। तो दोस्तों याद रखना हैदर और टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ टोटल 4 युद्ध लड़े थे। कितने लड़े थे, 4 युद्ध लड़े थे। ठीक है, अब दोस्तों चेक करो किस ऑप्शन में 4 दे रखा है, जिस ऑप्शन दे रखा है वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शंस को चेक करते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही लिखा है 4, कितना लिखा है 4, इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर सेकंड में 5 है, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर थर्ड में 2 है, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 4 में 1 है, इसका मतलब ये भी गलत है। तो कौन सा आंसर निकल के आ रहा है, आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है,
हैदर और टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ टोटल कितने युद्ध लड़े थे? टोटल दोस्तों 4 युद्ध लड़े थे। कितने? 4 लड़े थे। ठीक है, इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो गया हमारा? करेक्ट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको पल्ले पड़ गया होगा। अब दोस्तों हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है हु फाउंडेड अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। मतलब कि दोस्तों अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों याद रखना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी सैयद, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सैयद अहमद खान ने दोस्तों अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। किसने की थी? सैयद अहमद खान ने दोस्तों अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। ठीक है, अब दोस्तों चेक करो किस ऑप्शन में ये दे रखा है। जिस ऑप्शन में दे रखा है वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है सैयद अहमद खान। क्या लिखा है? सैयद अहमद खान। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, और दोस्तों सेकंड ऑप्शन में लिखा है मोहम्मद अली, गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन में लिखा है मौलाना, गलत हो गया। लास्ट ऑप्शन में लिखा है बुद्रुद्दीन, इसका मतलब है कि ये भी गलत हो गया। तो दोस्तों आंसर क्या निकल के आ रहा है? आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ और देखते हैं इसमें क्या लिखा है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है निम्नलिखित में से किसे 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? मतलब कि दोस्तों ये कहना चाहता है कि 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों याद रखना, 51वें दादा साहब पुरस्कार मिला था रजनीकांत को। किसे मिला था? रजनीकांत को मिला था। ठीक है, अब दोस्तों चेक करो किस ऑप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है विनोद खन्ना। क्या लिखा है? विनोद खन्ना। इसका मतलब कि ऑप्शन फर्स्ट क्या हो गया? गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन लिखा है रजनीकांत। क्या लिखा है? रजनीकांत। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, और ऑप्शन नंबर थर्ड में लिखा है अमिताभ बच्चन, गलत हो गया। लास्ट ऑप्शन में लिखा है अक्षय कुमार, ये भी गलत हो गया। मतलब कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी गलत है, ऑप्शन नंबर थर्ड भी गलत है और ऑप्शन नंबर फोर भी गलत है। तो दोस्तों आंसर क्या बन रहा है? आंसर हमारा बन रहा है ऑप्शन नंबर सेकंड, रजनीकांत। क्लियर है? अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ इज सिचुएटेड इन। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों यूनिसेफ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड, याद रखना, यूनाइटेड नेशंस। दोस्तों एग्जाम में पूछ सकता है कभी कभार, ठीक है ना, इसलिए याद रखना यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। क्या है? चिल्ड्रन चिल्ड्रन फंड। ये किसकी फुल फॉर्म है? ये दोस्तों फुल फॉर्म है यूनिसेफ की। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। ठीक है, और दोस्तों इसका जो हेडक्वार्टर है वो है दोस्तों न्यूयॉर्क में। कहां पर है? न्यूयॉर्क में दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, अब दोस्तों चेक करो किस ऑप्शन न्यूयॉर्क दे रखा है। जिस ऑप्शन में दे रखा है वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही लिखा है न्यूयॉर्क। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो गया? सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब दोस्तों सेकंड ऑप्शन में लिखा है जिनेवा। क्या लिखा है? जिनेवा। तो दोस्तों याद रखना, जिनेवा में हेडक्वार्टर है किसका? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर कहां पर है? जिनेवा के अंदर है। ठीक है, और दोस्तों जिनेवा कहां पर है? तो दोस्तों जिनेवा है स्विट्जरलैंड में। कहां पर है? स्विट्जरलैंड में दोस्तों जिनेवा है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखोगे। सिंपल सी कहानी है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर कहां पर है? जिनेवा में। ठीक है, और दोस्तों यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यूयॉर्क में। क्लियर है? अब दोस्तों थर्ड ऑप्शन में लिखा है पेरिस। क्या लिखा है? पेरिस। तो दोस्तों पेरिस में हेडक्वार्टर है किसका? यूनेस्को का। किसका है? यूनेस्को का दोस्तों हेडक्वार्टर है। ठीक है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पर है? पेरिस में। ठीक है, दोस्तों आप लोग मुझे यूनेस्को की फुल फॉर्म बताओगे, कहां कहां बताओगे? कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, अब दोस्तों लास्ट ऑप्शन में लिखा है वीना। क्या लिखा है? वीना। तो दोस्तों याद रखना, वीना के अंदर हेडक्वार्टर है किसका? ओपेक का है। किसका है? ओपेक का हेडक्वार्टर कहां पर है? वीना के अंदर है। ठीक है, और दोस्तों वीना कहां पे है? तो दोस्तों वीना है ऑस्ट्रिया में। कहां पे है?
ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, क्या लिखा है मैंने, ऑस्ट्रिया लिखा है, क्या लिखा है, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया में दोस्तों क्या है, वीना है, और वीना के अंदर हेडक्वार्टर किसका है, ओपेक का है। आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 15 भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, एक बार दोस्तों मैं रिपीट कर देता हूँ, न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है किसका, यूनिसेफ का है। और दोस्तों सेकंड ऑप्शन में लिखा है जिनेवा, यहाँ पर हेडक्वार्टर है किसका, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि WTO का है। और जिनेवा कहाँ पर है, तो दोस्तों जिनेवा है स्विट्जरलैंड में। ठीक है, और दोस्तों थर्ड ऑप्शन लिखा है पेरिस, इसके अंदर दोस्तों हेडक्वार्टर है यूनेस्को का, किसका है, UNESCO का। ठीक है, यूनेस्को का है। और दोस्तों लास्ट ऑप्शन लिखा है वीना, इसके अंदर दोस्तों हेडक्वार्टर है ओपेक का, किसका है, ओपेक का है। ठीक है, और दोस्तों वीना कहाँ पर है, तो दोस्तों वीना है ऑस्ट्रिया में, कहाँ पर है, ऑस्ट्रिया में। ठीक है, अब दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर निकल के आया था वो निकल के आया था ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मतलब कि न्यूयॉर्क। यहाँ पे लिखा है यूनिसेफ, क्या लिखा है, यूनिसेफ। और क्या पूछा था, हेडक्वार्टर पूछा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है जो एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है, तो दोस्तों याद रखना आप लोग, न्यूयॉर्क और दोस्तों जिनीवा के क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग याद रखोगे इन दोनों को सबसे ज्यादा, न्यूयॉर्क और जिनेवा। न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है यूनिसेफ का, और जिनीवा में हेडक्वार्टर है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 16, क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है 7 साल के विराट चंद्र कलिमंजारो पर्वत पर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए हैं, वह भारत के किस राज्य से हैं। मतलब कि दोस्तों ये कहना चाहता है कि 7 साल के विराट चंद्र कलिमंजारो पर्वत पर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र वाले पर्वतारोही हैं। तो आपको बताना है कि वो किस स्टेट से, मतलब कि किस राज्य से हैं। तो दोस्तों याद रखना, विराट चंद्र तेलंगाना से थे, कहां से थे, तेलंगाना से थे। ठीक है, अब दोस्तों चेक करो किस ऑप्शन में तेलंगाना दे रखा है, जिस ऑप्शन में दोस्तों तेलंगाना दे रखा है वही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही लिखा है तेलंगाना, इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, सेकंड ऑप्शन में लिखा है हिमाचल प्रदेश, गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन में लिखा है कर्नाटका, ये भी गलत है। और लास्ट ऑप्शन में लिखा है उत्तराखंड, ये भी गलत है। तो क्या आंसर निकल के आया है, आंसर निकल के आया है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तेलंगाना। ठीक है, आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। और दोस्तों जिन स्टूडेंट्स को पीडीएफ चाहिए, जिन स्टूडेंट्स को पीडीएफ चाहिए उन्हें क्या करना होगा, उन्हें दोस्तों टेलीग्राम पे जाना है। और दोस्तों टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है सौरभ आइकॉनिक क्लासेस। क्या सर्च करोगे, सौरभ आइकॉनिक क्लासेस दोस्तों आप लोगों को सर्च करना है। वहां पर दोस्तों आपको मेरा ग्रुप मिल जाएगा, उस ग्रुप को आपको ज्वाइन करना है। और दोस्तों वो ग्रुप ज्वाइन करने से क्या होगा, आपको सारी की सारी पीडीएफ्स वहां पर मिल जाएंगी। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग ज्वाइन कर लेना, अगर दोस्तों आपको पीडीएफ नहीं चाहिए तो दोस्तों ज्वाइन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 तरफ। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 17, क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है। मतलब कि दोस्तों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस का वह कौन सा आर्टिकल है जो दोस्तों नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है। तो दोस्तों आपको बताना है कि इन चार ऑप्शंस में से कौन सा आंसर बनेगा। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है आर्टिकल 42, क्या लिखा है, आर्टिकल 42। तो दोस्तों याद रखना आर्टिकल 42 रिलेटेड होता है काम से, किससे, काम से रिलेटेड होता है। ठीक है, आप दोस्तों चेक करो क्या पूरे क्वेश्चंस में काम के बारे में बात की गई है, कहीं पर भी काम के बारे में बात नहीं की गई है। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, हमारा गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, अब दोस्तों सेकंड ऑप्शन में लिखा है आर्टिकल 44, क्या लिखा है, आर्टिकल 44। तो दोस्तों याद रखना आर्टिकल 44 रिलेटेड होता है नागरिक संहिता से, किससे, नागरिक संहिता से दोस्तों रिलेटेड होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, क्यों, क्योंकि दोस्तों आर्टिकल 44
संबंधित होता है किससे? नागरिक संहिता से संबंधित होता है। ठीक है, इस वजह से दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो गया? सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, अच्छा अब देखो ऑप्शन नंबर थर्ड में क्या लिखा है। दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड में लिखा है आर्टिकल 40। क्या लिखा है? आर्टिकल 40। तो दोस्तों आर्टिकल 40 रिलेटेड होता है ग्राम पंचायत से। किससे? ग्राम पंचायत से दोस्तों रिलेटेड होता है आर्टिकल 40। ठीक है, जब कभी भी दोस्तों ग्राम पंचायत की बात की जाए तो समझ लेना आर्टिकल 40 की बात की जा रही है। ठीक है, और दोस्तों लास्ट ऑप्शन में लिखा है आर्टिकल 46। कितना लिखा है? आर्टिकल 46। तो दोस्तों आर्टिकल 46 रिलेटेड होता है अनुसूचित अनुसूचित जाति से। ठीक है, जब कभी भी दोस्तों अनुसूचित जाति की बात की जाए तो आप समझ लेना किसकी बात की जा रही है? आर्टिकल 46 की बात की जा रही है। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर निकल के आया था वो निकल के आया था ऑप्शन नंबर सेकंड, मतलब कि आर्टिकल 44 निकल के आया था। ठीक है, आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं ताकि दोस्तों आपको ये आर्टिकल समझ में दोबारा से आ जाए। ठीक है, फर्स्ट में लिखा है दोस्तों आर्टिकल 42 लिखा है, ये दोस्तों काम के बारे में बताता है। और दोस्तों सेकंड में लिखा है आर्टिकल 44, तो दोस्तों ये बताता है नागरिक संहिता के बारे में बताता है। और दोस्तों थर्ड ऑप्शन में लिखा है आर्टिकल 40। क्या लिखा है? आर्टिकल 40, तो दोस्तों ये बताता है आपको ग्राम पंचायत के बारे में। किसके बारे में? ग्राम पंचायत, जो दोस्तों गांव में पंचायत वगैरह होती है ना, उनके बारे में बताता है। ठीक है, और दोस्तों लास्ट ऑप्शन में लिखा है आर्टिकल 46। क्या लिखा है? आर्टिकल 46, तो दोस्तों ये बताता है हमारा अनुसूचित जाति के बारे में बताता है। ठीक है, अनुसूचित जातियों के बारे में दोस्तों कौन बताता है? आर्टिकल 46 बताता है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा और दोस्तों बाकी के आर्टिकल भी आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर बना था वो बना था ऑप्शन नंबर सेकंड आर्टिकल 44 बना था। ठीक है, अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से संबंधित है। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस का वह कौन सा आर्टिकल है जो दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से संबंधित है। तो दोस्तों आपके पास चार ऑप्शंस हैं और दोस्तों इन्हीं ऑप्शंस में से हमें बताना है। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है आर्टिकल 72। क्या लिखा है? आर्टिकल 72। तो दोस्तों याद रखना आर्टिकल 72 रिलेटेड होता है राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति क्षमादान, याद रखना राष्ट्रपति क्षमादान नीति से संबंधित होता है। ठीक है, तो अब आप लोग मुझे बताओ क्या यहाँ पर राष्ट्रपति की क्षमादान नीति बोली गई क्वेश्चन में? नहीं बोली गई है। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, अब दोस्तों सेकेंड ऑप्शन में लिखा है आर्टिकल 61। क्या लिखा है? आर्टिकल 61। तो दोस्तों याद रखना आर्टिकल 61 रिलेटेड होता है राष्ट्रपति पर महाभियोग महाभियोग लगाने से संबंधित होता है। ठीक है, कौन सा? आर्टिकल 61 दोस्तों रिलेटेड होता है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से संबंधित होता है। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड में लिखा है आर्टिकल 76। क्या लिखा है? आर्टिकल 76। तो दोस्तों याद रखना आर्टिकल 76 के अंतर्गत भारत के लिए अटॉर्नी, यहाँ पे लिख देता हूं, अटॉर्नी जनरल की नियुक्त की जाती है। किसकी की जाती है? अटॉर्नी जनरल की नियुक्त किसके अंतर्गत की जाती है? आर्टिकल 76 के अंतर्गत की जाती है। जब कभी दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि अटॉर्नी जनरल की नियुक्त किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है, तो दोस्तों याद रखना आर्टिकल 76 के अंतर्गत की जाती है। ठीक है, अच्छा अब दोस्तों लास्ट ऑप्शन में लिखा है आर्टिकल 75। क्या लिखा है? आर्टिकल 75। तो दोस्तों याद रखना आर्टिकल 75 के अंतर्गत क्या होता है? इसके अंदर दोस्तों राष्ट्रपति, यहाँ पे लिख देता हूं, राष्ट्रपति और दोस्तों प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और दोस्तों प्रधानमंत्री मिलकर के क्या करते हैं? मिलकर के दो मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। किसकी नियुक्ति करते हैं? मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। किसके अंदर? आर्टिकल 75 के अंतर्गत। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 18 भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर बन रहा था वो बन रहा था ऑप्शन नंबर सेकंड, मतलब कि आर्टिकल 61। एक बार दोस्तों मैं चारों आर्टिकल आपको रिवाइज करा देता हूं ताकि दोस्तों आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है आर्टिकल 72। दोस्तों आर्टिकल 72 रिलेटेड होता है राष्ट्रपति की क्षमादान नीति से। किससे? राष्ट्रपति की, लिख देता हूं, राष्ट्रपति की जो क्षमादान नीति होती है, क्षमादान नीति से संबंधित होता है, ठीक है। कौन सा? आर्टिकल 72। क्लियर है? अच्छा, अब दोस्तों सेकंड ऑप्शन में लिखा है आर्टिकल 61। क्या लिखा है? आर्टिकल 61। तो दोस्तों याद रखना आर्टिकल 61 रिलेटेड होता है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से संबंधित होता है, ठीक है। आर्टिकल 61 क्या है? आर्टिकल 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से संबंधित है, ठीक है। अब दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड में लिखा है आर्टिकल 76। क्या लिखा है? आर्टिकल 76। तो दोस्तों आर्टिकल 76 के अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत दोस्तों भारत के लिए अटॉर्नी, अटॉर्नी लिख देता हूं बार बार, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति होती है, ठीक है। इसके अंदर आर्टिकल 76 के अंतर्गत, ठीक है। अच्छा, अब दोस्तों लास्ट ऑप्शन लिखा है आर्टिकल 75। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर दोस्तों राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलकर के क्या करते हैं? मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। किसके अंतर्गत? आर्टिकल 75 के अंतर्गत, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको ये चारों आर्टिकल अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। और दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर बना था वो बना था सेकंड ऑप्शन, मतलब कि आर्टिकल 61 बना था, ठीक है। क्लियर है? अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है निम्नलिखित में से किसे पयोली एक्सप्रेस भी कहा जाता है। दोस्तों पयोली गलत लिखा है, पयोली ऐसे लिखेंगे, मिसप्रिंट हो गया है, पयोली ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, पयोली। क्लियर है? तो पयोली एक्सप्रेस किसे कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखना पयोली एक्सप्रेस कहा जाता है पीटी ऊषा को। किसे कहा जाता है? पीटी ऊषा को दोस्तों पयोली एक्सप्रेस कहा जाता है, ठीक है। अब दोस्तों चेक करो कि किस ऑप्शन में पीटी ऊषा दे रखा है। जिस ऑप्शन में दे रखा है वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है हिमा दास, गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन में दोस्तों लिखा है पीटी ऊषा, इसका मतलब है कि सेकंड ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये वाला। क्लियर है? आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो दोस्तों आप लोग क्या करोगे? आप लोग दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे। क्या करोगे? सब्सक्राइब करोगे, ठीक है। अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है पहला शीतकालीन ओलंपिक किस वर्ष आयोजित किया गया था। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि पहला शीतकालीन ओलंपिक किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो दोस्तों याद रखना पहला शीतकालीन ओलंपिक आयोजित किया गया था 1924 में। कब किया गया था? 1924 में दोस्तों पहला शीतकालीन ओलंपिक आयोजित किया गया था, ठीक है। अब दोस्तों ऑप्शंस में चेक करो कि 1924 किस ऑप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही लिखा है 1924। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर बन रहा है वो बन रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मतलब कि 1924 बन रहा है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 भी आपको समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आप लोगों को 1 से लेकर के 20 क्वेश्चन तक आपको समझ में आया है तो दोस्तों आप लोग क्या करोगे? आप लोग दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलोगे, ठीक है। अगर दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो दोस्तों आप लोगों को बेनिफिट होगा, कोई भी लॉस नहीं होगा, ठीक है। टाटा, बाय बाय, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में।